हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पांडे फिजिक्स पॉइंट में। आज के टॉपिक में हम रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाशिकी में गोलीय अवतल दर्पण और गोलीय उत्तल दर्पण की सहायता से दर्पण के सूत्र 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u का निगमन करेंगे। तो इस डेरिवेशन को करने के साथ साथ हम समझेंगे कि गोलीय अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के क्या नियम हैं, चिन्ह परिपाटी किस तरह से ली जाती है और संक्षिप्त में समझेंगे कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम गोलीय अवतल दर्पण के द्वारा दर्पण के सूत्र की स्थापना करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होते हैं। तो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जब अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये आप ध्यान रखिएगा, हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा। और वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण इस गोलीय अवतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है, इसलिए परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। अब हमारे पास दो परावर्तित किरणें हैं। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर वास्तव में काटती हैं वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। अगर ये किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती तब हमें आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता। तो जहाँ पर दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को वास्तव में काटती हैं वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो मान लेते हैं कि O डैश अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु है। इससे चलने वाली समांतर किरण इसके मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को I डैश पर काटती हैं, अतः वस्तु O डैश का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। तो ये वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब I डैश है। क्लियर है? अब हम मान लेते हैं कि दर्पण के बिंदु M से इसकी मुख्य अक्ष पर कोई अवलंब Mn खींचा गया है और डेरिवेशन को करने के लिए हम दो समरूप त्रिभुज O डैश O C तथा I डैश I C लेते हैं। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप क्यों हैं? समरूप त्रिभुज में यदि दोनों त्रिभुजों में कोई दो कोण या तीनों कोण बराबर होते हैं तब त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। और समरूप त्रिभुज की विशेषता होती है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज समरूप क्यों हैं? यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री होगा, ये कोण भी 90 डिग्री है और ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हैं, तो ये आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर दो कोण बराबर हैं तो हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप त्रिभुज कह सकते हैं। तो हम ये दो समरूप त्रिभुज ले लेते हैं। समरूप त्रिभुज, इसको ध्यान से समझिएगा। समरूप त्रिभुज O डैश O C तथा समरूप त्रिभुज I डैश I C में, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमें लेना है। एक भुजा हम ले लेते हैं O डैश O, O डैश O। इसके संगत भुजा होगी इस त्रिभुज में I डैश, तो ये भुजा आ गई I डैश। क्लियर है? अब इसमें एक भुजा ये ले लेते हैं हम OC, तो इसके संगत भुजा होगी इस त्रिभुज में CI। यहां पर भुजा आ गई हमारे पास CI। क्लियर है? इसे कोई नाम दे दिया हमने, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब समरूप त्रिभुज इसी तरह से ये दोनों त्रिभुज भी समरूप त्रिभुज होंगे। इसमें ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है बराबर होंगे, ये कोण 90 डिग्री हैं तो आपस में बराबर होंगे। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर ले लेते हैं। तो इसमें से एक भुजा हमने ले ली Mn और इसके संगत भुजा आएगी हमारे पास I डैश। दूसरी भुजा हमने ये भुजा ले ली Fn, इसके संगत भुजा इस त्रिभुज में आएगी IF। क्लियर है? इसको ध्यान समझिएगा। अब देखिए बेटा, यहां पर हम Mn के स्थान पर O डैश लिख सकते हैं। Mn और O डैश बराबर होंगे तो Mn की जगह हम क्या लिख सकते हैं? O डैश अपॉन I डैश इक्वल्स टू। अब देखिएगा, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु N को हम बिंदु P के संपाती मान सकते हैं।
अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो बिंदु M बिंदु P के निकट होगा और बिंदु N को बिंदु P के संपाती माना जा सकता है। बहुत छोटी सी दूरी होती है तो बिंदु N को हम बिंदु P के संपाती मान सकते हैं। यानी इस Fn को Fp के बराबर लगभग में लिखा जा सकता है। तो इसको हमने लिख दिया Fp अपॉन IF। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आप देखें समीकरण 1 व 2 से बायां पक्ष दोनों में बराबर है, LHS इक्वल है तो इनके RHS भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं ऐसा, हमारे पास आ जाएगा OC अपॉन CI इक्वल्स टू FP अपॉन IF। अब हम समझते हैं कि इसमें चिन्ह परिपाटी किस तरह से ली जाती है। तो दर्पण में प्रकाश किरण हमेशा बाईं ओर से डाली जाती है और प्रकाश किरण की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक ली जाती हैं और प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। यानी प्रकाश किरण की दिशा ये है, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापते हैं। तो यहाँ से ध्रुव से वस्तु की दूरी होगी OP, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होगी IP और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी होगी CP। तो ये सभी दूरियां प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में ली जा रही हैं, अर्थात ये बाईं ओर है तो ये सभी दूरियां क्या होंगी बेटा, ऋणात्मक होंगी। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पर वस्तु की दूरी OP को हम लिख सकते हैं माइनस का U, ध्रुव से वस्तु की दूरी को U कहते हैं। यहाँ से OP प्रतिबिंब की दूरी IP को हम लिख सकते हैं माइनस का B। इसी तरह से वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है CP, ये हो जाएगा माइनस का R और FP अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी तो ये हो जाएगा माइनस का F। तो ये दूरियां हम डेरिवेशन में यूज करेंगे। क्लियर है? तो ये बहुत ध्यान समझ लीजिए, प्रकाश किरण दर्पण पे हमेशा बाईं ओर से डाली जाती हैं। इस प्रकार प्रकाश किरण की दिशा में जो दूरियां नापी जाती हैं वो धनात्मक ली जाती हैं और प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में जो दूरियां नापी जाती हैं वो क्या होती हैं, ऋणात्मक ली जाती हैं। अब हम यहाँ से ध्रुव से वस्तु की दूरी ले रहे हैं प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में, तो ये नेगेटिव हुई। इसी तरह से प्रतिबिंब की दूरी माइनस का B, वक्रता त्रिज्या माइनस का R और फोकस दूरी क्या ले लिया हमने, माइनस का F। राइट हैंड की दूरियां यानी प्रकाश किरण की दिशा में जो दूरियां ली जाएंगी वो धनात्मक होंगी। तो यहाँ पर सभी दूरियां ऋणात्मक ली गई। क्लियर है? अब यहाँ पर एक समस्या आती है कि हमें सभी दूरियां P से नापनी है और यहाँ पे है OC, CI, FP और IF। अगर हम इसको इस तरह से समझें, मान लीजिए हमें ये दूरी ज्ञात करनी है और हमें ये पूरी दूरी पता है, तो अगर इस पूरी दूरी में से ये दूरी हम घटा देते हैं तो हमें ये दूरी पता लग जाएगी। ठीक है? तो इन सबको हमें P के रूप में लिखना है, तो इसको हम लिख सकते हैं OP माइनस CP। ये देखिएगा इस OC को हम पूरी बड़ी दूरी में से OP में से अगर हम CP हटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, OC। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा OC को OP माइनस CP। इसी तरह से हम CI को क्या लिख सकते हैं, CP माइनस IP। इसको हम लिख सकते हैं CP माइनस का IP। क्लियर है? FP को FP लिखा, IF तो यहाँ पे बड़ी दूरी कितनी है, IP, और इसमें से FP हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, IF बचेगा, IP माइनस FP। क्लियर है? अब इनके मान रख देते हैं हम। तो OP का मान कितना है बेटा, माइनस का U, CP का मान है माइनस का R, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, CP का मान है माइनस का R, IP है माइनस का B तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह से ये है माइनस का F, IP है माइनस का B, FP है माइनस का F, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये। क्लियर है? अब ये माइनस साइन हम अगर हम इस पर लगा दें तो यहाँ से माइनस हट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, R माइनस का U लिख सकते हैं। पहले हमने पॉजिटिव टर्म को लिख लिया, फिर नेगेटिव टर्म को लिख लिया।
इसको हम लिख सकते हैं P माइनस का R, और इसी तरह से माइनस साइन इस पे हम लगा देते हैं, तो हमारे पास आएगा F अपॉन, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, F माइनस का, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं B माइनस का F। ये माइनस साइन हमने इस पे ऑपरेट कर दिया, साइन बदल जाएंगे, ये माइनस जो होगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस जो है वो क्या हो जाएगा बेटा माइनस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हम ये जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है, यानी R बराबर कितना होता है बेटा 2F, R बराबर होता है 2F। तो R की जगह हम यहाँ पर 2F लिख सकते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगी टर्म, R की जगह हमने लिख दिया 2F माइनस का U अपॉन V माइनस का 2R, 2F बराबर, इसको लिखा हमने F अपॉन V माइनस F। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा F, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, तो F B माइनस का 2F बराबर B माइनस का F, और यहां से आ जाएगा 2F माइनस का U। क्लियर है? अब केवल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां से ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा FB माइनस का 2F स्क्वायर बराबर, यहां से इसकी गुणा करेंगे तो 2FB, V की गुणा U से करेंगे, माइनस का UB। अब देखिएगा माइनस 2F स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस UF। क्लियर है? तो यहां से देखिएगा बेटा 2F स्क्वायर 2F स्क्वायर दोनों का साइन सेम है, तो ये दोनों कट जाएंगे, यहां से इस माइनस टर्म को हम इधर ले आएंगे और इस FB को इधर ले जाएंगे, तो ये माइनस वाली टर्म को हम इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा UB, FB को इधर ले जाते हैं तो 2FB माइनस का FB, और यहां पहले से कितना है बेटा UF, तो हमारे पास क्या बचा UB बराबर 2FB में से एक FB गया, कितना बचेगा FB प्लस UF। अब देखिएगा हमें आर्टिकल में क्या लेके आना 1/f, ठीक है, यानी UB को हटाना है और F को नीचे लाना है। UB को हटाने के लिए UB से डिवाइड करेंगे, F को नीचे लाना है तो F से डिवाइड करेंगे, यानी अगर हम इस टर्म में UB F से भाग कर दें तो हमें ये टर्म मिल जाएगी। तो इस समीकरण में UBF से भाग करने पर तो यहां अगर हम UBF से भाग करते हैं तो देखिए क्या मिलता हमें, UB अपॉन UBF इक्वल्स टू FB अपॉन UBF प्लस UF अपॉन UBF। तो यहाँ से अगर हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ से देखिए U से U कट जाएगा, B से B कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 1/f बराबर, यहाँ से F B कट गया, बचा 1/u प्लस 1/b। यही सिद्ध करना था हमें। तो अब हम इसके सेकंड पार्ट में उत्तल दर्पण के द्वारा दर्पण के सूत्र की स्थापना करेंगे। मान लेते हैं M1 M2 कोई उत्तल दर्पण है, इसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है और इसका वक्रता केंद्र C है। तो उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण हमेशा बाईं ओर से डाली जाती है। मान लेते हैं इसके मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु OO डैश है, ये कोई वस्तु है, तो वस्तु से चलने वाली समांतर किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात इसके मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है और इसके वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरण उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। अब ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु I डैश पर काटती हैं, अतः वस्तु OO डैश का सीधा और आभासी प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। डायग्राम को दोबारा समझ लेते हैं। ये समांतर जाने वाली किरण उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है परावर्तन के पश्चात, और वक्रता केंद्र की ओर
जाने वाली जो प्रकाश किरण है वो अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। तो ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को आई डैश पर काटती हैं। इस कारण वस्तु ओ ओ डैश का सीधा और आभासी प्रतिबिंब आई आई डैश पर बनता है। अब इस डेरिवेशन को करने के लिए हम दो समरूप त्रिभुज लेते हैं। तो एक समरूप त्रिभुज हम ले लेते हैं ओ डैश ओ सी, और दूसरा सिमिलर ट्रायंगल रहते हैं यानी समरूप त्रिभुज आई डैश आई सी। यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, दोनों कोण बराबर है। और इसी तरह से ये कोण जो सी होगा वो दोनों त्रिभुजों में संगत कोण कहलाएगा। तो समरूप त्रिभुज ओ डैश ओ सी तथा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज लेते हैं बेटा आई डैश आई सी में, आई डैश आई सी में। तो एक हम भुजा ले लेते हैं ओ डैश ओ, इसमें हम भुजा ले लेते हैं ओ डैश ओ, ओ डैश ओ। इसके संगत भुजा, इस त्रिभुज में इसके संगत भुजा कौन सी होगी बेटा आई डैश आई, आई डैश आई बराबर इस त्रिभुज में भुजा लेते हैं हम ओसी, ओसी। तो ओसी के संगत इस छोटे त्रिभुज में भुजा होगी आईसी। तो यहां पे आ गया ये आईसी, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। इसी तरह से दो अन्य समरूप त्रिभुज हम लेते हैं डी एन एफ और आई डैश आई एफ, ये दोनों भी समरूप त्रिभुज है। तो इसी प्रकार समरूप त्रिभुज डी एन एफ तथा त्रिभुज आई डैश आई एफ में, हाँ इसको समझ लीजिए। एक हमने ट्रायंगल लिया डी एन एफ और दूसरा ट्रायंगल लिया आई डैश आई एफ। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है यानी समरूप त्रिभुज है। ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, और ये दोनों कोण, ये वाला कोण एफ क्या है बराबर है दोनों में। तो यहां से हम एक भुजा ले लेते हैं बेटा, यहां से एक भुजा ले लेते हैं हम डी एन। तो इस छोटे त्रिभुज में इसके संगत भुजा कौन सी होगी आई डैश आई। ये डी एन है, ये हो गया आई डैश आई इक्वल्स टू, अब इसमें हम ये वाली भुजा ले लेते हैं एन एफ, एन एफ। इस छोटे त्रिभुज में इसका संगत भुजा है आई एफ। अब यहां से देखिएगा इस डीएन को हम ओ डैश ओ लिख सकते हैं, इस भुजा डीएन को ओ डैश ओ लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर होंगे। तो इस डीएन की जगह हमने लिख दिया ओ डैश ओ अपॉन आई डैश आई बराबर। अब हमने पहले टॉपिक में भी बताया था कि बिंदु N जो होता है बिंदु P के संपाती होता है। तो यहां से हम NF की जगह PF लिख सकते हैं, NF की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा PF। तो यहां से NF की जगह PF लिखा जा सकता है, ये हो गया IF। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब यहां से देखिएगा, यहां इन दोनों पक्षों में ये LHS जो है बराबर है, LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बहुत ध्यान समझिएगा, आसान है बिल्कुल। ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों साइड भी क्या हो जाएंगे बेटा इक्वल। तो इसको हम लिख सकते हैं OC अपॉन IC बराबर PF अपॉन IF। क्लियर है। अब हमें सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापनी होती हैं। तो यहां पर OC को इसके रूप में हमें लिखना पड़ेगा। तो हम OC को क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो OC इसको P के रूप में लिखना है तो हम इसे लिख सकते हैं OP प्लस PC। तो इस OC को लिखा जा सकता है OP प्लस PC अपॉन IC को हम P के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो यहां से आ जाएगा
सी पी माइनस का आई पी। बड़ी दूरी में से हमने छोटी दूरी को घटा दिया तो यहां से क्या आ जाएगा, आई सी। ये देखिएगा आई सी लाना हमें, तो हमने बड़ी दूरी पी सी से इसमें से ये दूरी हम हटा देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, आई सी। क्लियर है। इसी तरह से इसको हमने लिख दिया पी एफ और आई एफ को लिख सकते हैं हम एफ पी माइनस का आई पी। क्लियर है। अब इनके मान देखिएगा, चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित किरण की दिशा में ली गई दूरियां धनात्मक होती हैं और आपतित किरण की विपरीत दिशा में ली गई दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक। तो यहां पर वस्तु की दूरी आपतित किरण के विपरीत होगी तो ये माइनस में आएगी। प्रतिबिंब की दूरी, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ये आपतित किरण की दिशा में नापी जाएंगी तो ये सारी दूरियां क्या होंगी, धनात्मक। तो यहां पर वस्तु की दूरी OP ये आपतित किरण के विपरीत दिशा में है तो OP माइनस का U आएगा। IP प्रतिबिंब की दूरी, I से इमेज होता है, प्रतिबिंब दूरी ये प्लस में ली जाएगी। वक्रता त्रिज्या CP ये भी आपतित किरण की दिशा में है तो ये भी पॉजिटिव ली जाएगी R, और हम FP ये दूरी भी क्या ली जाएगी, पॉजिटिव। ये फोकस दूरी है स्मॉल f, और R की जगह हम किसका प्रयोग करते हैं, 2f का। तो ये इंफॉर्मेशन हम यूज करेंगे। एक बार इसको अच्छे से समझ ले दोबारा से। बाईं ओर की दूरी, वस्तु की दूरी आपतित किरण की विपरीत दिशा में है, नापी जा रही है तो ये नेगेटिव ली जाएगी। और दाईं ओर की दूरियां, ये सभी दूरियां आपतित किरण की दिशा में है तो प्रतिबिंब की दूरी, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी ये सब क्या आ जाएंगे बेटा, पॉजिटिव यानी धनात्मक ली जाएंगे। अब ये सभी मान क्या करते हैं, हम इस समीकरण में रख देते हैं। तो OP कितना है बेटा, माइनस का U, PC यानी वक्रता त्रिज्या कितनी है, प्लस का R, CP ये भी वक्रता त्रिज्या है प्लस की R, IP ये प्रतिबिंब की दूरी है माइनस का B इक्वल्स टू ये फोकस दूरी है, इसे हम स्मॉल f लिख सकते हैं। FP ये भी फोकस दूरी है तो इसे F लिख सकते हैं। IP ये प्रतिबिंब दूरी है, इसे हम P लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि R की जगह 2F लिखा जा सकता है तो इसको हम लिख लेते हैं माइनस का U प्लस का 2F। R की जगह हम 2F लिख रहे हैं, 2F माइनस का B इक्वल्स टू F अपॉन F माइनस B। अब हम तिरछी गुणा कर देते हैं, इसको कैलकुलेट करना हमें, तो इसे लिखा जा सकता है F 2F माइनस का B बराबर F माइनस का B, और हमने प्लस वाली टर्म पहले लिख दी 2F माइनस का U। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहां से आएगा हमारे पास 2F स्क्वायर माइनस का FB बराबर 2F स्क्वायर माइनस का UF और माइनस का 2FB, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा UB। अब देखिएगा ये 2F स्क्वायर कट जाएंगे टर्म, माइनस FB को माइनस 2FB को हम इधर ले आते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2FB को हम इधर ले आते हैं तो 2FB माइनस का FB बराबर, यहां से हमारे पास टर्म बची माइनस का UF, तो माइनस का UF भी इधर ले आते हैं तो ये भी प्लस हो जाएगा, इस टर्म को भी हम इधर ले आते हैं तो प्लस का UF बराबर, यहां से बचा बेटा UB। अब देखिएगा 2FB में से FB गया, कितना बचा, FB प्लस UF बराबर UB। यहां हमें 1/f लाना है तो हम इस समीकरण में UBF से भाग कर देते हैं, तो UBF से इसमें हम डिवाइड कर देते हैं, UBF से भाग करने पर तो हमारे पास आ जाएगा बेटा FB अपॉन UBF प्लस UF अपॉन UBF बराबर UB अपॉन UBF। तो फाइनली हमारे पास FB से FB कट जाएगा, 1/U बचेगा, फाइनली हमारे पास बचेगा
1/u प्लस 1/b बराबर 1/f। क्लियर है? तो ये डेरिवेशन हो गया। हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की सहायता से दर्पण के सूत्र की स्थापना की। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।